हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, लेखपाल की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल का एग्ज़ाम कराया जाता है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, जिसका लोगो ऊपर बना हुआ यानी उत्तर प्रदेश का निशान के साथ। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी परीक्षा में पिछले वर्ष के सवाल हैं उनको एक क्विज़ के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं और उनके आधार पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज का यहाँ पे पहला सवाल क्या है आपके सामने। तो मार्क्सवादी क्रांति किस देश में शुरू हुई? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप साथ में चलिए इसके सॉल्यूशन के लिए, और अगर नहीं पता है तो आप पूरा पूरा क्विज सॉल्व कीजिए जो कि आपके लिए आता है डेली दोपहर में 1 बजे, ताकि आप अपने जो साथ वाले उनके यहाँ पे साथ में सॉल्व कर सको। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वहीं पहला सवाल वही रहेगा आपका, पहला मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए वो सबसे अलग कंट्री है यहाँ। और आपके 10 सेकंड पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्क्सवादी क्रांति पूछी गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रूस यानी कि रशिया। तो मार्क्सवादी क्रांति जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा शुरू की गई थी, और इस कार्ल मार्क्स की जो आपकी मार्क्सवादी क्रांति थी इसमें ये कहा गया था कि जितने भी मजदूर हैं ये स्वतंत्र हैं अपना कार्य करने के लिए, ये अमीरों के गुलाम नहीं है। यही है आपकी मार्क्सवादी क्रांति। अब एक चीज़ और जान लो, इसको एक और शब्द दिया गया है वो अब जरा नोट कर लो। ठीक है, उसको यहाँ पे कहा जाता है प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, फिर से दोहरा रहा हूं, प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मार्क्सवादी क्रांति को, जो कि शुरू किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा और जो कि किस पे आधारित था? मजदूरों पे आधारित था, रशिया में। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्य की जो विधानसभा यानी एमएलए जो चुने जाते हैं ना, उसमें पूछा गया है कि कुल कितने एमएलए अधिकतम चुने जा सकते हैं। ये सवाल है, जल्दी सोच के बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए राज्य की विधानसभा, विधानसभा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी बड़ा जानना जरूरी है। तो उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 500। इसको कैसे याद किया जाए? 500 का नोट होता है और वो सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आसानी से याद हो जाएगा। और वहीं अगर मिनिमम यानी न्यूनतम कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे कुल 60 सदस्य हो सकते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में सवाल भी बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश में कुल आपके यहाँ पे एमएलए की संख्या है 403। ठीक है, तो 500 का नोट कहाँ चलता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वहीं 60 रुपये का नोट भी कहाँ चलता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में। और उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पे आपकी? 403 सीटें हैं विधानसभा में। ठीक है, चाहिएगा तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? कंफ्यूजन केवल 2 सत्याग्रहों में होता है यहाँ पे आपका। तो जल्दी से आप बताइए ऑप्शन में कि आपको कौन सा सही लग रहा है। एंड टाइम अप। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने उस पूरे सत्याग्रह में सबसे अच्छी लीडरशिप की थी। और लीडरशिप को यहाँ पे हिंदी में क्या कहा जाता है? सरदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने ये टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को, जो कि आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका साल 1928 में। ठीक है, इसी तरीके से कंफ्यूजन होता है खेड़ा सत्याग्रह के साथ, क्योंकि दोनों का लगभग लगभग मतलब एक ही जैसा निकलता है, राइट? क्योंकि दोनों में ही वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रही है। तो खेड़ा सत्याग्रह इससे ठीक कह सकते हैं 10 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो 10 साल पहले हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और ये गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसका? गांधी जी के लिए प्रथम
किसान सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। फिर से दोहरा लेते हैं इसको कि सरदार की उपाधि कब दी गई थी? बारडोली सत्याग्रह 1928 में, और उससे 10 साल पहले हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें पटेल भी थे, और उसी में यहाँ पे गांधी जी ने पहला किसान सत्याग्रह किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र मोंटेनेग्रो, एक मोंटेनेग्रो देश है, ठीक है। ये पूछा गया है कि वो देश अलग होके किससे अलग हुआ था और अस्तित्व में आया था। ठीक है, जैसे अभी भारत पाकिस्तान बने थे ना, वैसे ही पूछा गया मोंटेनेग्रो किससे अलग हुआ है। जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए, वो जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे दो यहाँ पे वर्ड्स है, उसकी स्पेलिंग लगभग कह सकते हैं कि एक ही वर्ड से शुरू होती है। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, एक तो चेको है, एक है यूगो। तो कंफ्यूजन दिमाग में रहता है कि कौन सा यहाँ पे सही शब्द होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। ठीक है, अब ये ज़्यादा समय नहीं हुआ इनको विघटित हुए 1992 में मोंटेनेग्रो आपका अलग हुआ था किससे? यूगोस्लाविया से। हालांकि एक चीज़ याद रखना कि यूगोस्लाविया से अलग होने की पहले से यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई थी लगभग 1970 में, लेकिन असलियत में कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, तो चाहिए तो उसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्या राज्यपाल करेगा या फिर राष्ट्रपति करेगा? चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति यानी कोविंद के द्वारा ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये जो उच्च न्यायालय है, ये आर्टिकल कौन सा है आपका? तो ये आर्टिकल होता है आपका 214 से लेकर के 232 तक। इसको नोट कर लेना क्योंकि एग्जामिनर बड़े ही अलग अलग प्रकार के आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है ना, तो अब एक चीज़ और याद कर लो कि राष्ट्रपति ना केवल मुख्य न्यायाधीश बल्कि राज्यपाल और विधि मंत्री, इन सब की जो नियुक्ति है ये एक तरीके से कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की शुरुआत किसने की थी? कंफ्यूजन होगा तो केवल दो ऑप्शंस में से होगा, आप जल्दी से बताओ कौन सा राइट आंसर आपको लगता है। चलिए, तो आपके 10 सेकंड होते हैं यहाँ पे पूरे। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति और थे। तो यहाँ पे इसको देखो इस तरीके से याद कर लो कि नेहरू के दास मतलब कौन हो गए? जवाहर मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। इसके अलावा एक और थे, वो थे केलकर, नरसिम्हा केलकर। तो इसको ऐसे अब आपको याद रखना है कि नेहरू के दास केलकर। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों आपके यहाँ पे सदस्य याद हो जाएंगे किसके? स्वराज पार्टी के, जिसकी स्थापना कब की गई थी? साल 1928 में। तो ये यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? यहाँ पूछा गया कौन से यहाँ पे लॉर्ड हैं जो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। जल्दी से सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा लग रहा है। एंड टाइम अप। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं अगस्त रिजोल्यूशन। ठीक है, ये भारत की पूर्ण आज़ादी के लिए आपका मांगा गया था लॉर्ड लिनलिथलो के समय पे। तो वो वर्ष था आपका 1940। तो अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त रिजोल्यूशन लॉर्ड लिनलिथलो के समय पे साल 1940 में पारित किया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात कर ली जाए आपसे लॉर्ड इरविन के बारे में, ठीक है ना, तो देखो लॉर्ड इरविन जो है आपके, ये प्रसिद्ध हैं बटलर कमीशन के लिए। कौन सी कमीशन के लिए?
बटलर कमीशन इन्हीं के समय में आई थी। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में, ठीक है। और वहीं लॉर्ड वेवल के समय में याद कर लो तो कैबिनेट कमीशन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कैबिनेट कमीशन किसके समय पे आई थी? लॉर्ड वेवल के समय पे आई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगस्त रेजोल्यूशन किसके समय पे आया? लॉर्ड लिनलिथलो के समय पे। और वहीं बटलर कमीशन किसके समय पे आया? लॉर्ड इरविन के। और कैबिनेट यहाँ पे किसकी थी? लॉर्ड वेवल के समय की, ठीक है। तो चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब के समय पे ये पूछा गया है कि जो शरिया के अनुसार जीते थे तो उनको देखने के लिए कौन सा ऑफिसर तैनात किया गया था। बहुत ही कठिन टाइप का सवाल भी लग सकता है ये आपको, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए, लोग अपना जीवन शरिया के अनुसार जिए, मतलब डिसिप्लिन से जिए, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो डिसिप्लिन से जीने के लिए यहाँ पे जो ऑफिसर तैनात किया गया था उसे कहते थे मुहतसिब, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि औरंगजेब को क्या कहा जाता था। तो अभी हम लोग पिछले लास्ट क्विज में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और ये एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, एक बिल्डिंग है बहुत अच्छी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा भी किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। और कौन सा ऑफिसर अपॉइंट किया था शरिया के अनुसार जीने के लिए? तो इसका जवाब हो जाएगा मुहतसिब। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? 4 युद्ध हैं आपके सामने। आपको डेट वाइज अगर ना याद हो तो केवल ये अगर आपको समझ में आ जाए कि कौन सबसे अलग युद्ध है, बस वही सबसे पहले लड़ा गया होगा। अब जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो देखिए, सर्वप्रथम जो युद्ध लड़ा गया था वो था अंबर का युद्ध। तो पहले स्थान पे कौन सा आएगा आपका? अंबर का युद्ध आएगा, क्योंकि ये आपका लड़ा गया था साल 1749 में। और फिर इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया यहाँ पे? इसके बाद लड़ा गया प्लासी का युद्ध। तो ये आपका दूसरे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब लड़ा गया? 1757 में। अब मुझे बताओ इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया होगा। थोड़ा सा अगर सोचोगे तो यहाँ पे राइट आंसर क्या मिल जाएगा? वंडीवास का युद्ध तीसरे स्थान पे आपका लड़ा गया था 1760 में। और वहीं 64 में आपका कौन सा लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध। एक बार फिर से दोहराते हैं यहाँ पे। 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया। 49 के बाद ठीक 8 साल के बाद प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। और फिर उसके 3 साल के बाद आपका युद्ध लड़ा गया वंडीवास का। और आखिरी यानी 1764 यानी 4 साल बाद लड़ा गया बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो इसको ऑर्डर वाइज एक जगह नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आजकल इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंसेस कर दिया गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों के ज़माने में किया गया था, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज है। तो जल्दी से यहाँ पे आप टिक करके बताओ आपको कौन सा सही लगता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। अगर शॉर्ट में देखो तो ये भी यूपी ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साल 1937 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस घोषित किया गया था अवध के नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध, ठीक है। लेकिन साल 1950 में इसको फिर से उत्तर प्रदेश, लेकिन ये यूपी अलग है, तो 1950 में ये उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। फिर से बता रहे हैं, 1937 में ये यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन उसके बाद 1950 में उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? कुल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पहला दुर्लभ तत्व कौन सा है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। मेरे ख्याल से काफ़ी कंफ्यूजिंग और थोड़ा सा कठिन सवाल भी लगा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको कहते हैं एस्टेटाइन। इसकी स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि एग्जाम में स्पेलिंग भी कई बार कंफ्यूज कर देती है। ये है इसकी स्पेलिंग, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 85, यानी कम है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा दुर्लभ तत्वों में पाया जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो एट, जैसे कि कोई प्रिपोजिशन होता है ना, एट, ऑन, तो इसी तरीके से इसका भी क्या है, एट यानी 80। ठीक है, चाहिएगा तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में वर्गीकृत है? ठीक है, जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे सही टिक किया होगा, तो वो किया होगा नंबर 6। तो कुल 6 मूल अधिकार हैं हमारे भारत के संविधान में, चाहे वो आर्टिकल 14 समानता का हो और चाहे आर्टिकल 21 जीवन का हो। लेकिन अभी इससे पहले अगर मान लो पूछ लिया जाए, तो आपके 7 मूल अधिकार होते थे, जिसमें आपके जो संपत्ति का अधिकार था वो भी शामिल था। अब इसे हटा के 300A में कर दिया गया है, लेकिन किसके माध्यम से हटाएगा, मतलब कौन से वर्ष में हटाया गया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साल 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको हटाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2 ऑप्शन यहां पे बड़े कंफ्यूजिंग है, उन्हीं में से जवाब है। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स है आपका जाम्बेजी रिवर पे, और जाम्बेजी रिवर जो है आपकी, ये अफ्रीका की 4थी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूँ, जाम्बिया जो है आपकी, ये आपकी वहाँ पर 4थी सबसे लंबी नदी है। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो ये कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये एग्जाम में एक बार सवाल आया था, तो नोट कर लो। एक तो है जाम्बिया और दूसरा है मोजाम्बिक। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, जाम्बेजी 4थी सबसे लंबी नदी है, जो कि जाम्बिया और मोजाम्बिक देश से होकर के गुजरती है। और वहां पे कौन सा फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स है। तो इसको ऐसे याद कर लो, विक्टोरिया ने जंप लगाई। ठीक है, तो जंप से क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, जाम्बेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था कौन सी है? जल्दी सोच के बताइए आपको कौन सा सही जवाब लग रहा है। चलिए, टाइम अप। तो देखिए, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉजिक के हिसाब से भी तो आंतरिक और आदर्श क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। लेकिन अब बचा क्या, क्रमिक, यानी कि क्रमिक, और वहाँ पे दूसरा क्या है, मानकीय। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मानक के अनुसार एक व्यवस्था है। तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किस चीज की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है? मेरे ख्याल से प्रवचन की प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ रही है। अब सोच के देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो देखिए, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन हो जाएगा, उसमें अंग की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे वो जो प्रवृत्ति है वो कौन सी हो जाएगी, धोखे भरे आधुनिक समाज से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। मनुष्य के डैश में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो इतना याद रखो कि जब आदमी का कौन सा समय आता है जब उसके लिए हर चीज़ क्या हो जाती है, प्यारी हो जाती है। जवाब अपने आप मिल जाएगा। जल्दी सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंट के लिए वो कष्ट नहीं है।
चलिए, तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। तो एकांत में यानी आइसोलेशन में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक और साथी होती हैं। ठीक है, चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखी गई, ये पूछा गया। जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपका समय होता है समाप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नील देवी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत नहीं है। और वहीं जयद्रथवत, यशोधरा और साकेत, ये तीनों किताबें आपकी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। तो फिर नील देवी किसके द्वारा लिखी गई है? तो नील देवी जो है आपकी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी रचनाओं से सवाल है, आप देखिए अधिकतर ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। जयशंकर प्रसाद से पूछा गया है आपसे कि कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई थी। ये पूछा गया, अतुकांत शैली में लिखी गई थी काव्य संरचना। जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये कह सकते हैं हार्ड लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अतुकांत शैली के बारे में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक वो काव्य संरचना है जिसे अतुकांत शैली में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? मेरे ख्याल से अब ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम अप। तो देखिए पश्चिमी हिंदी पूछा है ना, यानी पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका, उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। तो कन्नौजी भाषा जो है आपकी, ये पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन और भी तो है यहाँ पे, जैसे अगर पूछ लिया जाए खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, तो ये भी पश्चिमी हिंदी में आएगी। एक और भाषा का अगर आप नाम बताओ तो क्या नाम बताओगे? ब्रज भाषा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बुंदेली भाषा भी कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, चाहिए तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कुल क्वेश्चन जितने भी किए, तो उसमें से आप ये देखिए कौन कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और उनमें से आप सोचिए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन से आपको लेते आएंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।